हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। ये चैप्टर है आपका इंटरफ्रेंस का, यानी कि व्यतिकरण का। दोस्तों, इंटरफ्रेंस, ये इंटरफ्रेंस का चैप्टर आपका क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन एक जरूर बनता है दोस्तों। और क्लास बीएससी सेकेंड ईयर में जो फर्स्ट पेपर है आपका ऑप्टिक्स का, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वहां पर तो एक पूरी की पूरी यूनिट है ऑप्टिक्स में व्यतिकरण की, यानी कि इंटरफ्रेंस पर। उसमें बहुत ही ज्यादा लगभग एक तो लॉन्ग आता ही आता है वहां से, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। इसी प्रकार से क्लास 12 की बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, और ये नहीं कि बोर्ड की क्लास में या फिर बीएससी की क्लास में ही यहां से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं कि कोई भी कंपटीशन हो, आपका किसी भी प्रकार का कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, जैसे आपका टीजीटी, पीजीटी या आपका एलटी ग्रेड हो, इनमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मैं इस चैप्टर को लेकर आया हूं। इस चैप्टर की टोटल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों, व्यतिकरण। इसको समझने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, यानी कि हिंदी में कहते हैं उसको तरंगों का अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी कि तरंगों का जो अध्यारोपण का सिद्धांत है दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हम अध्यारोपण का सिद्धांत समझ लेते हैं तो व्यतिकरण कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए समझना, बहुत ज्यादा सरल हो जाएगा इसको समझना। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखना, वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आपके अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में नहीं आएगा दोस्तों। और मैं आपके दिलो दिमाग में इस सिद्धांत को भरना चाहता हूं, ठीक है, और भर दूंगा यदि आप मेरी वीडियो को एंड तक देखेंगे, बीच में स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी लास्ट में तो आप लाइक जरूर करना, और लाइक करके आप जरूर जाओगे। यदि वीडियो पसंद नहीं आएगी तो आप डिसलाइक करना। डिसलाइक इसलिए करना दोस्तों, जिससे कि हम मोटिव हो, और अगर हमारे अंदर कोई कमी होगी तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, आइए समझते हैं देरी न करते हुए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। आप जानते हैं कि जो वेव्स हैं, वो वेव्स को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम वेव्स को बनाते हैं, ये वेव्स है। इसी प्रकार से हम कोई दूसरी वेव्स यहां पर जनरेट करें इस प्रकार से, तो हमने देखा ये वेव्स हैं। ठीक है, ये वेव्स। अब अगर मैं, ये तो एक वेव है, ये हमने मानी फर्स्ट वेव। यदि मैं कोई दूसरी वेव इसी के पास से, देखो यहीं से गुजर के जा रही है, इसी डायरेक्शन में गुजर रही है। अगर कोई दो वेव सेम मीडियम में और सेम डायरेक्शन में इस प्रकार से अगर प्रोपोगेट होती हैं, प्रोपोगेट का मतलब होता है दोस्तों संचरण। ठीक है, क्या होता है प्रोपोगेट का मतलब? संचरण, यानी कि चलना। अब एक वेव हमारी ये थी फर्स्ट, और दूसरी वेव हमारे पास ये है, तो यानी कि ये दोनों मिलकर एक वेव बनाएंगे। तो ये दोनों मिलकर एक वेव किस प्रकार से बनाएंगी, यही चीज हमें समझनी है। अगर ये दो वेव हैं और दो वेव सेम डायरेक्शन में जा रही हैं दोस्तों, तो इनका जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब इनका जो आयाम होता है, वो आयाम इनके जुड़ जाते हैं। देखो, पहला, ये वाली जो पहली वेव थी, इसका आयाम ये वाला होगा। आप जानते हैं जो वेव की हाइट होती है, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं ऊपर की ओर, और नीचे की ओर नेगेटिव कहते हैं। ये ऊपर की ओर क्या है? पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये ऊपर की ओर जो उठ रही है तरंग, इसको हम पॉजिटिव, जो नीचे की ओर डाउन हो रही है, इसको हम नेगेटिव कहते हैं। अब ये जो जितनी उठी, यानी कि ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इससे जितनी उठेगी तो इसको हम कहेंगे इसका एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम। तो पहली वाली वेव का आयाम ये हो जाएगा, तो दूसरी वाली जो वेव का आयाम है वो हमारा ये हो जाएगा A2। पहली का A1, दूसरी का A2 हमने मान लिया। तो जब ये एक दूसरे पे सुपरपोज होती हैं, सुपरपोज का मतलब अध्यारोपित होती हैं, तो तब ये दोनों किरणें जो हैं, यानी कि वेव, एक प्रकार की ये दोनों वेव जो हैं एक ही वेव जनरेट करेंगी। देखो किस प्रकार से होंगी, वो इस प्रकार से होंगी। अब देखो कुछ बड़ी है ना, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है? बड़ा है। ये मान लिया पहली वेव ये थी, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था, मान लिया डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन जो था वो y1 था,
दूसरी वाली का y2 था। तो दोस्तों जो हमारी ये रिजल्टेंट बनी है, इस रिजल्टेंट वेव यानी कि इस परिणामी वेव का जो आयाम होगा हमारा वो कितना होगा, उसको हम मान लेते हैं कैपिटल ए। ठीक है, तो कैपिटल ए बराबर होगा हमारे पास इन दोनों यानी कि जो दो तरंगे थी हमारी ये वाली, इन दोनों तरंगों के आयामों के सम के बराबर होगा, यानी कि A1 प्लस A2 के बराबर होगा। मैंने लिखा यहां पर A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड किसका होगा, इस बड़ी वाली वेव का होगा। ठीक है, ये बड़ी वाली वेव कौन सी है, इन दोनों वेव की रिजल्टेंट वेव है। ये वेव कौन सी है हमारी, रिजल्टेंट वेव, यानी कि एक परिणामी वेव हमें प्राप्त होगी जब कोई दो वेव सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगी, सेम डायरेक्शन में संचरण करेंगी। ठीक है, तब क्या होंगी ये, इस प्रकार से इन दोनों वेव के कारण एक हमें वेव प्रोपोगेट यानी कि एक वेव हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 होगा। क्लियर है, ये एक घटना हो गई है। अब यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो y1 प्लस y2 होगा, जो हमारी रिजल्टेंट वेव। क्लियर है, ये तब की बात है जब इन दोनों की सेम डायरेक्शन थी। ठीक है, और सेम मीडियम में प्रोवोकेट कर रही थी। लेकिन अगर डायरेक्शन दोनों की कैसी हो, अपोजिट हो, तो तब क्या होगा। ठीक है, ये हमने वेव देखी है, अगर दूसरी जो वेव है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ये अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये फर्स्ट वेव थी हमारी और ये सेकंड वेव है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट y2 होगा। क्लियर है, तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा यानी कि रिजल्टेंट जो वेव मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, यही हमें समझने की बात है। यहां पर मान लिया कि जो हमारी फर्स्ट वेव थी इसका जो एम्पलीट्यूड था यानी कि आयाम था ये वाला, इस आयाम को मैं थोड़ा सा बड़ा मान लेता हूं कि इसका A1 है और नीचे वाले का जो आयाम है इसका A2 है। ठीक है, जैसे हमने यहां पर माने थे। ठीक है, एम्पलीट्यूड इसी प्रकार से हमने ये मान लिया। अब मान लिया हम यहां पर ये कह रहे हैं कि A1 इज ग्रेटर देन A2। यदि A1 एम्पलीट्यूड A2 से बड़ा है तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि y1 डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन y2। ठीक है, ऐसी कंडीशन होगी। तो दोस्तों इसकी जो परिणामी होगी वो कहां से गुजरेगी, देखो कहीं ऊपर से, इस कंडीशन में यहां पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, वो कहीं यहां से होगी और वो हल्की सी इस प्रकार से हमें हल्की सी वेव मिलेगी। ये कौन सी मिल रही है, देखो ये वाली वेव हमें हल्की सी मिल रही है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वाली जो वेव होगी ये क्या होगी, रिजल्टेंट वेव। इस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y होगा और y इज इक्वल टू कितना होगा, देखो ये बड़ा डिस्प्लेसमेंट है, ये छोटा है, तो इसका मतलब y1 माइनस y2 के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका अगर मैं एम्पलीट्यूड निकालूं, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा दोस्तों वो एम्पलीट्यूड होगा कैपिटल A इज इक्वल टू A1 माइनस A2 होगा। ठीक है, ये दोनों बात आप बिल्कुल याद रखना, इस कंडीशन में होगा। तो दोस्तों ये क्या है, एक प्रकार की घटना है और ये भी एक प्रकार की घटना है। घटना मतलब एक प्रकार की फिनोमिना है। ठीक है, तो ये जो फिनोमिना है ये क्या चलाएगी, तो दोस्तों इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है विनाशी। क्या होता है दोस्तों, विनाशी। और ये जो घटना है इस घटना को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, समपोषी। ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि समपोषी, विनाशी, ये दो प्रकार की जो फिनोमिना है ये किस प्रकार से होती हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, जब कोई दो वेव सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन में सेम मीडियम में अगर प्रोपेगेट करती हैं तो उनके द्वारा एक रिजल्टेंट वेव प्राप्त होती है हमें। और वो जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के इक्वल होता है। ये भी कह सकते हैं कि इन जो वेव हमें मिलती है रिजल्टेंट वेव, उस रिजल्टेंट वेव का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है वो उन दोनों वेव के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। ठीक है, ऐसे यहां पर कह सकते हैं हम कि जब कोई दो वेव इस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, चाहे सेम मीडियम में हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो उनकी, अपोजिट हो,
और ये डायरेक्शन सेम है, देखो सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, और ये अपोजिट डायरेक्शन, एक ऊपर की ओर तो एक नीचे की ओर जा रही है। जब कोई दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती हैं, ठीक है, चलती हैं, संचित होती हैं, जो उनके द्वारा जो हमें प्राप्त रिजल्टेंट वेव मिलती है, तो वो जो रिजल्टेंट वेव होती है उसका एम्पलीट्यूड जो होता है, उसका आयाम जो होता है, उन दोनों वेव के एम्पलीट्यूड के, ठीक है, इसके सबट्रैक्शन के बराबर होता है, इसके सबट्रैक्शन के बराबर। यानी कि एक दूसरे को क्या कर रही है, विनाश कर रही है। विनाश करके जो बड़ी वाली थी वो कम हो गई, और छोटी वाली यानी कि छोटी वाली ने बड़ी वाली में अपने बराबर विनाश कर दिया, और विनाश करके छोटी सी हल्की सी वेव हमें ये इस प्रकार से प्राप्त हो गई है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, ये हमें हल्की सी वेव प्राप्त हो गई। यदि ये दोनों बराबर हैं, यानी कि यदि हम कहें यहाँ पर कि A1 इज इक्वल टू A2 है, तो तब इस कंडीशन में हमें एक सीधी लाइन प्राप्त होगी, यानी कि दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, सुपरपोज करके विनाश कर देंगे एक दूसरे का। और जब ये विनाश करेंगी तो दोस्तों यहाँ पर हमें इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर तीव्रता जो होगी इनकी वो मिनिमम मिलेगी, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में भी जो तीव्रता मिलेगी वो मैक्सिमम मिलती है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं, जब कोई दो या दो से ज्यादा वेव, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेव, ठीक है, नहीं, सेम डायरेक्शन में, सेम मीडियम में प्रोपोगेट करती हैं, तो मीडियम का पार्टिकल किसी समय उसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो अन्य तरंगों के कारण उसके जो डिस्प्लेसमेंट होंगे उन डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उन सब बाकी जितनी भी वेव्स होती हैं उन वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर होता है। और वेक्टर ये कहता है अगर डायरेक्शन सेम है तो ऐड होते हैं, और अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या होता है, इनका सबट्रैक्शन होता है दोस्तों। तो इस प्रकार की घटना को ही हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स कहते हैं। ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक होता है डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्लियर है किसको हम सुपरपोजिशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी दो वेव इस प्रकार से देखो सेम डायरेक्शन में चल रही तो अध्यारोपित हो रही है एक दूसरे पर, ये विपरीत डायरेक्शन में चल रही है तो ये भी अध्यारोपित हो रही है। और मैं यहाँ पर बता रहा था आपको यदि दोनों ये बराबर हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है, और यहाँ पर हमें देखो क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो इस प्रकार से जब कोई दो वेव एक ही मीडियम में, ठीक है नहीं, अगर प्रोपोगेट करती हैं और वो एक दूसरे पे सुपरपोज हो जाती हैं, तो सुपरपोज होने के बाद किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम प्राप्त होती है। तो इंटेंसिटी का इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मिनिमम और मैक्सिमम इंटेंसिटी का प्राप्त होना ही इंटरफ्रेंस कहलाता है, यानी कि व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बाद जो घटना घटित होगी, यानी कि कहीं पर हमें इंटेंसिटी कैसी मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, और कहीं पर इंटेंसिटी हमें मैक्सिमम मिलेगी, यानी कि घटना हमारी क्या होगी, संपोषी होगी कहीं पर, और कहीं पर विनाशी घटना होगी। इसी घटना को हम कहते हैं व्यतिकरण यानी कि इंटरफ्रेंस। इसी बेस पर हम इंटरफ्रेंस भी दो प्रकार के पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, एक पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको ये सुपरपोजिशन समझ में आ गया होगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स किसे कहते हैं, और इसको आप याद रखना। व्यतिकरण का जो चैप्टर है ये हमारा बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा समझना, ठीक है। कुछ भी इसमें से आपसे बिल्कुल नहीं छूटेगा और आप अपने एग्जाम में इसको भारी बाती लिख पाएंगे दोस्तों। आई होप यदि आपको वीडियो समझ में आ गई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और लाइक के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन दिया होगा उसको भी जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगे उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।